नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त आप सभी का स्वागत करता हूँ शकुंतला म्यूजिक हाउस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम रोज रात 9 बजे तैयारी करते हैं मिलके। किस चीज़ की? यूपी टीजीटी पीजीटी में होने वाले म्यूज़िक के एग्ज़ाम की, म्यूज़िक टीचर बनने के एग्ज़ाम की, और केवीएस पीआरटी में भी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है। इसी के साथ साथ हम संगीत की उन बातों के बारे में चर्चा करते हैं, उन बातों के बारे में जानते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप संगीत से एसोसिएटेड हैं, यानी अगर आप संगीत से ताल्लुकात रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना आपको गाने बजाने का ज्ञान है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जहाँ पे आपको इस समय दिख जाएगा KVS PRT UP TGT PGT म्यूज़िक, एंड उसमें केवल केवल गायन ही नहीं, संगीत गायन एवं वादन दोनों की तैयारी के बारे में। आ जाते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ, यानी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, जो जो संगीत से एसोसिएटेड है यानी ताल्लुकात रखते हैं, उनको इस क्लास के साथ जोड़िए। क्लास के साथ उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, तभी कुछ फ़ायदा हो पाएगा उनका भी और आपका भी। एटलीस्ट आपके पास कोई डिबेट करने को या फिर डिस्कशन के लिए कोई ना कोई होगा अगर आप इस क्लास से जुड़े रहते हैं और अपने दोस्तों को इस क्लास से जोड़ते हैं। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में स्वर का सबसे नीचा रूप क्या कहलाता है? लोएस्ट फॉर्म ऑफ द वोकल, व्हाट इज इट कॉल्ड? इंग्लिश को इग्नोर करिएगा, थोड़ी सी गलत लिखी है यहाँ पे, ये गूगल से ट्रांसलेटेड इंग्लिश है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका ये है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में सबसे निचला रूप, यानी जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन है शुद्ध विकृत, तीव्र विकृत, कोमल विकृत, इन चारों में से कौन सा ऐसा रूप है जो सबसे निचला होता है, जो सबसे निचला कहलाता है? वो कौन सा रूप है? आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में स्वर का सबसे नीचा रूप क्या कहलाता है? लोएस्ट फॉर्म ऑफ वोकल, व्हाट इज इट कॉल्ड? शुद्ध विकृत, तीव्र विकृत, कोमल विकृत, इन चारों में से क्या उत्तर होगा? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, आपका स्वागत है इस क्लास में, इस सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में कि यूपी टीजीटी पीजीटी और केवीएस पीआरटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस प्रकार के रहे हैं। डी उत्तर आ रहा है, डी उत्तर आ रहा है, डी हमारा उत्तर हो जाता है कोमल विकृत। डी हमारा उत्तर हो जाता है कोमल विकृत। देखिए, शुद्ध अगर कुछ बताया जाए आपको, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। शुद्ध, मान लीजिए ये स्वर शुद्ध है, तो इससे आगे वाला जो आपका स्वर होता है, यानी नेक्स्ट स्वर अगर तो ये माँ है तो वो होगा तीव्र स्वर। ये स्वर जो होगा आपका नेक्स्ट स्वर होगा तीव्र स्वर, या फिर हम इसे ये भी कह देंगे कि तीव्र विकृत स्वर। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट। वहीं अगर आपका आ जाता है पीछे वाला स्वर, इसके पीछे जो स्वर है, तो वो स्वर हो जाता है आपका कोमल विकृत, क्योंकि ये इससे सॉफ्ट हो जाता है। जब हम ये डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं, एक पीछे की बात कर रहे हैं, पीछे की जब हम बात करेंगे तो वो ये सॉफ्ट हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि सबसे नीचा कौन सा है? नीचा यानी सबसे पीछे, निचला यानी सबसे पिछला, तो पिछले का हमारा उत्तर हो जाता है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी पहले प्रश्न का उत्तर है कोमल विकृत स्वर, यानी उत्तर भारतीय संगीत
पद्धति में अगर हमसे पूछा जाए सबसे लोअर केस वॉवल या फिर नोट कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा कोमल विकृत नोट यानी कोमल विकृत स्वर। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ के पाश्चात्य संगीत में सा से रे क्या कहलाएगा। मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द रिलेशन ऑफ रे विद सा, यानी इन वेस्टर्न म्यूजिक व्हाट विल बी कॉल्ड सा टू रे, यानी जो रे का रिलेशन सा से है उसे हम क्या कहेंगे, रे सा का क्या हुआ, रे सा का क्या हुआ। अब देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक में तो हम रे और सा का रिलेशन नहीं स्थापित करते, नहीं बता पाते, लेकिन जब वेस्टर्न म्यूजिक कल्चर की बात आ जाती है तो वहाँ पे हर नोट, आसपास का जो नोट होता है वो रिलेटेड होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये रे, कोमल रे की भी बात कर सकते हैं, तो उसी को हम, उत्तर आपका वही है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसी को हम वेस्टर्न म्यूजिक में सेमी टोन कहते हैं। मान लीजिए अगर हम हिंदुस्तानी, अगर आप हिंदुस्तानी संगीत से जानकारी रखते हैं सा और रे की, तो सा के पास में होता है कोमल रे, सा के पास में होता है कोमल रे, तो इस कोमल रे को सा का सेमी टोन कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। वेस्टर्न म्यूजिक में उस कोमल रे को सा का सेमी टोन कहते हैं, यानी वो उस टोन में से सा की थोड़ी सी टोन कैरी करता है अपने अंदर, तो इसीलिए उसे सेमी टोन कहते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे सेमीटोन कहते हैं। बी आपने आंसर भी दिया है, उसको सेमीटोन कहते हैं, उसे सेमीटोन कहते हैं। आ जाते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, आ जाते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की ओर के ऋषभ और धैवत में कितनी श्रुतियां मानी गई हैं। श्रुतियों के बारे में एक डिटेल्ड क्लास हम बहुत जल्दी लेने का सोच रहे हैं, एक स्पेशल क्लास जिसमें सिर्फ श्रुतियों का डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह श्रुतियां विभाजित की गई हैं, किस तरह श्रुतियां बांटी गई हैं, किस तरह उन 22 श्रुतियों की 12 स्वरों में संख्या इस तरीके से बांटी है कि हर स्वर को एक डिज़ाइन या फिर जो उसकी क्या कहते हैं मानी गई श्रुतियां हैं वो मिली हैं। तो वही मानी गई श्रुतियों में से आपसे ये पूछा गया है इस प्रश्न में कि हाउ मैनी श्रुति आर कंसीडर्ड इन ऋषभ एंड धैवत। रे और धा में, ऋषभ एंड धैवत यानी रे और धा में कितनी श्रुतियां मानी गई हैं। जिस प्रकार सा में 4 श्रुतियां मानी जाती हैं, 4 कुल श्रुतियां सा की मानी जाती हैं, उस तरह ऋषभ और धैवत में कितनी श्रुतियां मानी गई हैं। क्या ऑप्शन ए 2-2, ऑप्शन बी 3-3, ऑप्शन सी 4-4 या फिर ऑप्शन 4 यानी डी 5-5। ए बी सी डी इनमें से क्या उत्तर होगा। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर कह रहे हैं ए, उत्तर कह रहे हैं ए। तो हमारी जो श्रुतियां मानी गई हैं, हमारी जो श्रुतियां मानी गई हैं वो ए नहीं, इसका उत्तर होगा बी यानी 3-3 श्रुतियां मानी गई हैं। 3-3 श्रुतियां मानी गई हैं ऋषभ और धैवत में। आगे आ जाते हैं अपने चौथे स्वर की ओर, आगे आ जाते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे कि 7 स्वरों के सप्तक को क्या कहते हैं। 7 स्वरों के सप्तक को क्या कहते हैं। 7 स्वरों को के मेल को हम सप्तक कहते हैं, लेकिन किस में, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में उसे सप्तक कहते हैं जब 7 शुद्ध स्वरों की और 12 कुल स्वरों की बात की जाती है तो। लेकिन हमसे यहाँ पूछा है कि हेप्टाटोनिक स्केल, पेंटाटोनिक स्केल, हेक्साटोनिक स्केल, हार्मोनिक स्केल, इन सब में से हेप्टाटोनिक, पेंटाटोनिक, हेक्साटोनिक, हार्मोनिक स्केल, इन सब में से वो कौन सा स्केल है जिसमें 7 स्वर होते हैं। इन सब में से वो कौन सा स्केल है जिसमें 7 स्वर होते हैं। पेंटाटोनिक स्केल की सबसे पहले बात करी जाए तो, पेंटाटोनिक स्केल की सबसे पहले बात की जाए तो इसमें कुल 5 स्वर होते हैं। 5 स्वरों का जब ये स्केल वेस्टर्न म्यूजिक में लिखा जाता है तो उसे पेंटाटोनिक स्केल कहते हैं। हेक्साटोनिक की बात की जाए, अगर हेक्साटोनिक की बात की जाए तो इसमें 6 स्वर यानी 6 नोट्स होते हैं, यानी 6 नोट्स होते हैं। जब 6 स्वर एक साथ लिखे जाएंगे एक स्केल में तो उसे हम हेक्साटोनिक स्केल कहेंगे। और जो ये हार्मोनिक स्केल लिखा हुआ है, हार्मोनिक स्केल एक तरीके से ऐसा स्केल बनाया जाता है जिसमें किस स्वर से रिलेटेड हार्मनी कहाँ पे मैच करेगी उस स्केल में ये बताया जाता है। इसकी
15 से लेकर 19 तक कुछ भी संख्या हो सकती है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं होता कि इसकी निर्धारित संख्या है। नोट्स के बेसिस पे ये स्केल बनाया जाता है, हार्मोनिक स्केल। सो इफ वी टॉक अबाउट पेंटाटोनिक स्केल इट कंटेन्स 5 notes. If we talk about hexatonic scale it contains 6 notes. If we talk about harmonic scale it contains 15 to 19 notes with which discuss about harmonies. And if we talk about heptatonic scale it contains 7 notes. It contains 7 notes. So the answer to the question number 4 is, तो चौथे प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा हेप्टाटोनिक स्केल। हेप्टाटोनिक स्केल वो स्केल होता है जिसमें 7 नोट्स यानी 7 स्वर कैरी किए जाते हैं। पेंटाटोनिक वो स्केल होता है जिसमें 5 नोट, हेक्साटोनिक वो स्केल होता है जिसमें 6 नोट। और अगर पूछा जाए कि 15 से लेकर 19 तक नोट, लेकिन यहाँ पे अलग अलग विकृत स्वर, मतलब डिफ्रेंशिएशन काफ़ी कम दिखेगी आपको, वो हो जाता है हार्मोनिक स्केल, वो हो जाता है हार्मोनिक स्केल। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ख्याल ठुमरी के जन्म से पूर्व प्रचलित था, यानी ख्याल ठुमरी। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का थोड़ा सा लहजा अलग हो गया तो क्वेश्चन की मीनिंग पलट गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ख्याल और ठुमरी से पहले क्या प्रसिद्ध था, पूर्व प्रचलित क्या था। सिंपल क्वेश्चन is trying to ask that इन दोनों स्टाइल से पहले which style was famous, which style was prevalent or famous before ख्याल and ठुमरी स्टाइल। कौन सा वो स्टाइल था सिंगिंग का जो ख्याल और ठुमरी के स्टाइल से पहले फेमस था या फिर प्रचलित था या फिर प्रेवलेंट था। क्या वो गीत था, क्या वो देशज था, क्या वो रागेश्वरी था, क्या वो ध्रुपद था। क्या वो गीत था, क्या वो देशज था, क्या वो रागेश्वरी था, क्या वो ध्रुपद था। इन में से क्या सही उत्तर होगा देने का प्रयास कीजिए, सोचिए। गीत देशज रागेश्वरी या ध्रुपद, गीत देशज रागेश्वरी या ध्रुपद, इनमें से कौन सा स्टाइल ख्याल गायकी एवं ठुमरी गायकी से पूर्व प्रचलित था। तो इसका सही और सटीक उत्तर इसका हो जाता है ध्रुपद गायन। ठुमरी और ख्याल का आविष्कार उसके बाद ही हुआ है, तो ध्रुपद गायन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधे प्रश्नों तक हम आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, शकुंतलम म्यूज़िक हाउस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको प्रोवाइड करता है संगीत से रिलेटेड हर जानकारी और हर इंस्ट्रूमेंट, हर गीत सीखने की, हर वोकल की शिक्षा। अगर आप गाना गाना चाहते हैं, अगर आप गिटार बजाना चाहते हैं, हारमोनियम, तबला, ढोलक, फ्लूट, माउथ ऑर्गन, कैजॉन, यूकेलेले, वायलिन, कुछ भी अगर आप बजाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय दिन के किसी भी समय हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आपकी स्क्रीन पे भी नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कांटेक्ट नंबर। तो आप किसी भी समय हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे जाके संगीत के शिक्षक बने, अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके आप संगीत के शिक्षक बने या प्रोफेसर बने, या आप पीएचडी डॉक्टरी करना चाहते हैं संगीत में, तो हमारा सेंटर यानी शकुंतलम म्यूज़िक हाउस रजिस्टर्ड है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से ये रजिस्टर्ड सेंटर है। यहाँ से आप अपना पूरा ग्रेजुएशन एवं मास्टर्स, जिसे हम प्रभाकर एवं प्रवीण की डिग्री कहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। संगीत का पूरा ज्ञान आपको यहाँ पे उपलब्ध है। आप लेना चाहें आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि संगीत का ज्ञान ही केवल एक ऐसा ज्ञान है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। एक बार को कुछ पढ़ाई भी आप भूलने लगते हैं, बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन संगीत का ज्ञान मन में बसता है, दिमाग में नहीं। तो संगीत का ज्ञान अवश्य लीजिए। अगर आप संगीत से वंचित रह गए जीवन में, तो कहीं ना कहीं आप जीवन जी नहीं पाएंगे। जीवन जिएंगे तो सही, लेकिन उसका आनंद जो है वो नहीं जी पाएंगे उस जीवन के साथ। तो उस आनंद को लेने के लिए संगीत से ज़रूर जुड़िए। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। छठा प्रश्न के कुशल ध्रुपद गायकी कहलाते थे। जो कुशल ध्रुपद गायक थे, कुशल ध्रुपद गायक यानी गुड ध्रुपद सिंगर्स,
उन्हें हम क्या कहते थे? क्या हम उन्हें आर्टिस्ट कहते थे? क्या हम उन्हें कलाकार कहते थे? क्या हम उन्हें कलावंत यानी कलावंत, कलावंत को इंग्लिश में भी कलावंत ही कहा गया है, क्या हम उन्हें कला पारखी यानी आर्ट कॉनोजियर, क्या फिर या फिर उन्हें हम रागी, रागी कहते थे? कलाकार, कलावंत, कलापारखी या रागी, इन चारों में से क्या सही उत्तर होगा? ध्रुपद जो अच्छा गाता था हम उसे क्या कहते थे? जो ध्रुपद गायकी अच्छी करता था प्राचीन काल में, जो ध्रुपद गायकी अच्छी करता था प्राचीन काल में, उसे हम क्या कहते थे? कलाकार, कलावंत, कलापारखी या रागी, इन चारों में से क्या सही उत्तर होगा? प्रयास कीजिए उत्तर देने का, प्रयास कीजिए उत्तर देने का। कलाकार, कलावंत, कलाकार, कलावंत। सपना स्वामी जी नमस्ते सर, कोई सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। सॉन्ग बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे, सॉन्ग भी सुनाएंगे। पहले आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, पहले आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कलाकार, कलावंत, कलापारखी या रागी, इनमें से ध्रुपद सिंगर को क्या कहा जाता था? ध्रुपद सिंगर्स जो अच्छा ध्रुपद गायन करते थे, तो जो अच्छा ध्रुपद गायन करते थे उन्हें कलावंत कहा जाता था, उन्हें कलावंत कहा जाता था। याद रखिएगा, कलावंत इसका सही और सटीक उत्तर है। बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6। कलावंत आर दोज पीपल who sang ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग in a very good form, in a very good form, जो अच्छे तरीके से ध्रुपद गायन करते थे, काफी सुंदर गायन करते थे, उन्हें कलावंत कहा जाता था। आ जाते हैं 7वें प्रश्न की ओर कि ध्रुपद की कितनी शैलियां थी? ध्रुपद की कितनी शैलियां थी? अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, इन शैलियों को हमने बानियां नाम से भी पढ़ा है। ध्रुपद की कितनी वाणियां थी या बानियां थी या शैलियां थी? अच्छे से चिर परिचित होंगे आप इस उत्तर से। ध्रुपद की कितनी बानियां थी? 4, 5, 6 या 2? 4, 5, 6 या 2? मेरे को ऑप्शंस की तो इसमें ज़रूरत लग भी नहीं रही है क्योंकि इतना आसान सवाल है ये। ध्रुपद की कितनी बानियां थी? हाउ मैनी स्टाइल्स ऑफ ध्रुपद वर देयर? हाउ मैनी स्टाइल्स ऑफ ध्रुपद वर देयर? हाउ मैनी स्टाइल्स ऑफ ध्रुपद वर देयर? बी आंसर आ रहा है। बी आंसर ये आप कौन से क्वेश्चन का दे रहे हैं, एक बार ये भी मेरे को बताने का प्रयास कीजिए। ध्रुपद की कितनी शैलियां थी? हाउ मैनी स्टाइल्स ऑफ ध्रुपद वर देयर? 4, 5, 6 या 2? सपना जी कह रही हैं बी, अब सपना जी कह रही हैं ए, तो यानी ये पिछले प्रश्न का उत्तर होगा, यानी 6th का उत्तर था। तो जिसका जवाब ए यानी 4 है, वो बिल्कुल सही उत्तर है, वो बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि 4 बानियां थी ध्रुपद शैली की, यानी अभी है भी 4 बानियां ध्रुपद शैली की हैं। अगर कहा जाए 4 बानियां वो ध्रुपद शैली की कौन सी हैं, तो हम पहले ये पढ़ चुके हैं, पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि गौहर, मैं प्रयास करता हूँ लिखने का, गौहर बानी पहली बानी हो जाती है गौहर बानी, दूसरी बानी हो जाती है कंधार बानी, दूसरी बानी हो जाती है कंधार बानी, दूसरी बानी हो जाती है कंधार बानी, तीसरी बानी आपकी हो जाती है गौहर से ही मिलती जुलती नाम जो है नौहर बानी, नौहर बानी, नौहर बानी। बानी या वाणी आप दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, गौहर बानी, कंधार बानी, नौहर बानी, और एक जो सबसे प्रचलित है, इसे डांगर भी कहते हैं, इसे डागर भी कह सकते हैं, डांगर बानी, गौहर बानी, गौहर बानी, कंधार बानी, नौहर बानी एवं डांगर बानी, ये 4 बानियां हो जाती हैं सही, ये 4 बानियां हो जाती हैं सही आपकी ध्रुपद गायन की, ये 4 बानियां हो जाती हैं आपकी सही ध्रुपद गायन की। तो अगर शैलियां या बानियां या वाणियां पूछी जाएं आपसे ध्रुपद गायन की कितनी थी, तो उत्तर होगा उसका 4। मार्गी संगीत प्रधान है, यानी संगीत डैश प्रधान है, यहाँ पे डैश आएगा कि मार्गी संगीत डैश प्रधान है। मार्गी म्यूजिक इज प्रीडोमिनेंट इन विच
मैनर। क्या वो शब्द प्रधान है, क्या वो अर्थ प्रधान है, क्या वो अलंकार प्रधान है, क्या वो रूप प्रधान है। पहले बात कर लेते हैं मार्गी संगीत के बारे में। मार्गी संगीत के बारे में। मार्गी संगीत प्राचीन काल में जब संगीत का उपयोग केवल भगवान की भक्ति के लिए किया जाता था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने साधना करने के लिए संगीत को डेवलप किया, और उन्होंने देखा कि ओमकार की जो वाणी है, ओमकार का जो नाद है, वो ब्रह्मानाद है। उस नाद को इन्होंने ब्रह्मनाद का नाम दिया। ओमकार के नाद को ब्रह्मनाद का नाम दिया। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने मार्गी संगीत की शिक्षा भरत मुनि को दी थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मार्गी संगीत की उत्पत्ति किसने की थी, तो ब्रह्मा जी उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को मार्गी संगीत की दक्षिणा दी और बताया कि इस तरह ओमकार का नाद है वो आपके जीवन में आपको भगवान की प्राप्ति कराएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। तो जो मार्गदर्शन करे संगीत, वो हो जाता है मार्गी संगीत। ये एसोसिएटेड है ओमकार के नाद से, ये एसोसिएटेड है भक्ति रस से। अब भरत जी को जब मार्गी संगीत प्राप्त हुआ, यानी ओमकार का नाद प्राप्त हुआ, तो उन्होंने गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा उस मार्गी संगीत की परफॉर्मेंस करवाई, उस मार्गी संगीत का गायन करवाया, नृत्य करवाया। किसके आगे? शंकर जी के आगे। जी हाँ, भगवान शंकर जी के आगे। और इस तरह भरत मुनि को शंकर जी का वरदान प्राप्त हुआ। ये पूरी एक स्टोरी है मार्गी संगीत के अंतर्गत की। मार्गी संगीत जो मार्गदर्शक हो, जो मार्ग दिखाए, वो मार्गी संगीत हो जाता है। तो जब आप मार्ग की बात कर रहे हैं, तो भगवान से आप किस तरह बात करते हैं? भगवान से आप अर्थ तो बात नहीं करेंगे, अर्थ का। भगवान से अलंकारों की भी बात नहीं करेंगे। आप भगवान से रूप रेखा की भी बात नहीं करेंगे। आप भगवान से जो बात करेंगे वो शब्दों में बात करेंगे। अपने शब्द उन्हें बताना चाहेंगे कि भगवान, मेरी ये इच्छा है, मेरे ये शब्द हैं, मैं आपको इस तरह पूजा करना चाहता हूँ, मैं आपकी इस तरह आराधना करना चाहता हूँ। तो मार्गी संगीत शब्द प्रधान होता है। मार्गी संगीत शब्द प्रधान होता है। सही और सटीक उत्तर आपके 8वें प्रश्न का हो जाता है शब्द। मार्गी संगीत आपका शब्द प्रधान होता है। ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को मार्गी संगीत की दीक्षा दी। भरत जी ने गंधर्वों द्वारा पूछा जाता है, मार्गी संगीत का भरत जी ने सबसे पहला प्रचार किन द्वारा किया था, किन गायकों द्वारा किया था? तो गंधर्वों द्वारा सबसे पहले जो मार्गी संगीत की परफॉर्मेंस थी, प्रचार था, वो हुआ था। गंधर्वों द्वारा वो प्रचार किया गया। किसके आगे किया गया? शंकर जी के आगे, भगवान शिव शंकर के आगे मार्गी संगीत गाया गया, और उससे खुश होकर भगवान शिव शंकर ने वरदान दिया। तो मार्गी संगीत जो मार्ग दिखाए वो मार्गी संगीत होता है। ये शब्द प्रधान संगीत होता है। तो प्रीडोमिनेंट इसमें वर्ड्स होते हैं। देशी संगीत क्या प्रधान है? देशी संगीत डैश प्रधान है। इस डैश में हमें बताना है स्वर, शब्द, रूप या रूप यहाँ पे 2 बार हो गया है, कुछ और ऑप्शन होगा मे बी। तो देशी संगीत क्या है? अब जिस प्रकार हमने अभी मार्गी संगीत की डिस्कशन किया, अब ऋषि मुनियों ने मार्गी संगीत का तो प्रचलन कर दिया, लेकिन अब थोड़ा सा जन मनोरंजन का भी प्रबंध करना था कि भाई अब संगीत तो हमने केवल मार्ग दिखाने के लिए कर दिया, अब लोगों का मनोरंजन किस तरह हो। तो जो संगीत यानी लोक संगीत, ध्रुपद, धमार, जो शैलियाँ थी, जो संगीत मार्गी संगीत से हटकर बचा, ऋषि मुनियों ने उस संगीत का नाम दे दिया देशी संगीत। देशी संगीत यानी कंट्री म्यूजिक। ये हमारे एरिया का कंट्री म्यूजिक हो गया, यानी देशी संगीत हो गया, ताकि आप उसे कहीं भी गा सके, बजा सके, परफॉर्म कर सके। अब जब हम बात करते हैं पूजा अर्चना की, वैसे तो आप पूजा अर्चना कहीं पे भी आराधना कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एरिया में हो, लेकिन हमेशा हम एक शुद्ध जगह चुनते हैं जहाँ पे शुद्धता हो, आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो। तो हम साफ सुथरा एनवायरनमेंट देखते हैं अपनी प्रेयर करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए।
लेकिन देशी संगीत कुछ इस प्रकार प्रचलन में लाया गया कि आप चलते फिरते, जो आजकल आप गाने भी गा रहे हैं, आप रोड पे चलते हुए हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, साथ साथ गुनगुना रहे हैं, वो भी देशी संगीत का रूप है। तो वो सारा संगीत जो मार्गी संगीत से हट कर बचा, ऋषि मुनियों ने उसे देशी संगीत का रूप दे दिया। अब देशी संगीत में किस चीज़ की प्रधानता होती है, देशी संगीत में किस चीज़ की प्रधानता होती है, आप ये बात अपना खुद सोच के लगा सकते हैं कि शब्द की तो नहीं होती होगी, क्योंकि आपको याद होगा किस प्रकार इसमें तराने भी गाए जाते हैं, तरानों का कोई मतलब नहीं होता, तो शब्द की प्रधानता इसमें रह नहीं गई। रूप की थोड़ी बहुत प्रधानता होती है, रूप की थोड़ी बहुत, मैं कहूँगा इवन काफ़ी प्रधानता होती है रूप की, लेकिन वो रूप निकल के कब आता है, वो रूप तब निकल के सामने आता है जब शब्द, जब स्वर, माफ़ कीजिएगा, जब स्वर बिल्कुल सही और सटीक लगे होते हैं। जब स्वर सही और सटीक लगे होते हैं तब रूप निखर के सामने आता है, जिस पे हम शब्द बिठाते हैं। तो स्वर, फिर रूप, फिर शब्द। तो स्वर की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है देशी संगीत में। तो स्वर की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है देशी संगीत में। ए आंसर सपना स्वामी जी का बिल्कुल करेक्ट है। ए आंसर सपना स्वामी जी का बिल्कुल करेक्ट है। आप क्लास से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इस क्लास को शेयर नहीं कर रहे, ये गलत बात है। आप इस क्लास को शेयर नहीं कर रहे, ये गलत बात है, क्योंकि क्लास की जितनी ज़्यादा रीच होगी, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, कल ये क्लास उतने ही व्यूज़ दिखाएगी और ये ज़्यादा स्प्रेड होगी, ज़्यादा जगह फैलेगी, ताकि जो लोग अनजान है इस चैनल से, ताकि जो लोग अनजान है इस चैनल से, उनके पास अपने आप ये क्लास पहुँचे। जब भी वो KVS या UP, TGT, PGT म्यूज़िक, संगीत के बारे में सर्च करें तो उनके पास ये क्लास पहुँचे। तो अगर आप ये क्लास पहुँचाना चाहते हैं तो अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे क्लास से जुड़ते ही इस क्लास को शेयर कर दिया करिए। कुछ नहीं जाता शेयरिंग में, 1 MB भी आपका डाटा उसमें इस्तेमाल नहीं होता जिस वक्त आप शेयर करते हैं। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि क्लास की रीच बढ़े और उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। आ जाते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर, जो है 10वां प्रश्न, कि देशी संगीत किसने बनाया। जिस प्रकार अभी हमने डिस्कस किया था कि मार्गी संगीत ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को दिया, भरत मुनि ने गंधर्वों द्वारा शंकर जी के सामने उसकी प्रस्तुति करी, इसी प्रकार देशी संगीत किसने बनाया। तो देशी संगीत जब बना जन मनोरंजन के लिए है, जब बना जन मनोरंजन के लिए है, तो भगवान ने जन मनोरंजन के लिए नहीं, भगवान ने जनों को बनाया है, यानी लोगों को बनाया है। जो मनोरंजन की चीज़ है वो इंसान ने खुद बनाया है अपने पर्सपेक्टिव से। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो जाता है मानव ने ही देशी संगीत का निर्माण किया है, यानी उसको बनाया है। हु मेड द कंट्री म्यूजिक, मानव, मनुष्य, यानी ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस मेड द कंट्री म्यूजिक। देशी संगीत मानव ने ही बनाया है अपने मनोरंजन के लिए। आ जाते हैं आज की लास्ट स्लाइड की तरफ, जो हमारा हमेशा की तरह एक संगीत से जुड़ा थॉट होता है, एक संगीत से जुड़ी थोड़ी सी ऐसी बात होती है जो आपको इम्प्रेस करे, जो आपको संगीत की तरफ आकर्षित करे, कि म्यूजिक वंस एडमिटेड टू द सोल बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिट एंड नेवर डाइज। इसका तात्पर्य सिंपल सा मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े संगीतज्ञ जो हमारी इंडस्ट्री के हुए हैं, जिनसे आप ताल्लुकात रखते हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनके गाने आप सुनते हैं, लेकिन इस समय इस धरती पे वो नहीं है। इस समय वो स्वर्ग में है या कहीं अच्छी जगह है, वो इस समय इस धरती पे नहीं है, लेकिन हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं। तो इस थॉट के साथ ये बताना चाहता हूँ कि एक बार अगर संगीत आत्मा से गाया गया, तो वो उस तरीके की स्पिरिट बन जाता है कि कभी मरता नहीं है। संगीत कभी मरता नहीं है। आज भी मोहम्मद रफ़ी जी के गाने सुन के हम उन्हें याद करते हैं, आज भी किशोर जी के गाने सुन के हम उन्हें याद करते हैं। बड़े बड़े और भी बहुत कलाकार हुए हैं जिनके आप गाने सुनते होंगे, तो आज भी हम उन्हें याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। आगे आने वाले 20, 25, 100, 200 जितने भी साल रहेंगे, ये धरती जितने साल देखेगी, तब तक उन्हें याद किया जाएगा। तो म्यूजिक वंस एडमिटेड टू द सोल बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिट एंड नेवर डाइज। जब ये एक बार दिल से गा दिया जाता है तो ये एक ऐसी स्पिरिट बन जाता है जो कभी मरता नहीं है।
इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।